लंदन एक बड़ा सा आलीशान ऑफिस 30 मंजिला जिसके 25 फ्लोर पर बने एक आलीशान केबिन के बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ था, जिसके साथ एक ऑफिशियल चेयर पर एक शख्स बैठा फाइल में डूबा हुआ था। उम्र 26, गोरा रंग, परफेक्ट बॉडी, शार्प चेहरा, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं, फिर भी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। वो लैपटॉप में अपने काम में डूबा हुआ था कि अचानक से उसका मोबाइल बज उठा। ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हुए जैसे ही हेलो बोला, उधर से किसी ने कुछ कहा और उस शख्स का भाव ही बदल गया। फाइल हाथों से छूटकर नीचे जा गिरी। उसने एक शब्द कहा, मैं आ रहा हूँ, कहते हुए अपने मोबाइल ले ऑफिस से निकल गया। सारे एम्प्लॉई अपने बॉस को इस तरह जाता देख हैरान थे, क्योंकि आज तक ये शख्स ऑफिस टाइम में कभी भी बिना अपने कोट के बाहर नहीं निकलता था और ना ही इस तरह कभी परेशान हुआ था। हमेशा से उसका चेहरा इमोशनलेस था, किसी की भी गलती पर वो माफ़ नहीं करता, सीधे रिजेक्ट कर देता था। बीते 4 सालों में उसने अपना एक अलग मुकाम बनाया था, इंडिया से लेकर लंदन तक बिजनेस जगत में अपने नाम का परचम लहरा रहा था। RA कंपनी फैशन इंडस्ट्री में टॉप पर थी। इस शख्स ने इस कंपनी को अपने बलबूते अपनी मेहनत पर खड़ा किया था। उसकी फैमिली में केवल इसकी माँ थी। बिजनेस जगत से लेकर कितने एक्ट्रेस मॉडल तक इस लड़के की एक नज़र देखने के लिए फिदा थी, लेकिन जाने ये किस मिट्टी का बना हुआ था कि इसकी नज़र कभी किसी लड़की की तरफ गई ही नहीं। इसकी पूरी दुनिया इसकी माँ थी। ये अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता था, बाकी किसी और की कोई मजाल नहीं थी कि वो अपने सामने इसे झुका सके। इसके दुश्मनों ने यहाँ तक अफवाह उड़ाई थी कि ये गे है, इसलिए ये किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन इसे किसी अफवाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऑफिस से निकलते ही जल्दी से अपने पीए को इंडिया के लिए अर्जेंट जेट रेडी करने को कहा। इसकी गाड़ी के पीछे इसके बॉडीगार्ड की गाड़ी भी आ रही थी। कुछ ही देर में वो खाली मैदान में पहुंच चुका था जहां इसका पर्सनल जेट रेडी था। अपने गार्ड के साथ जल्दी से जेट में बैठा। इसके दिल में इस वक्त खलबली मची थी। कभी किसी के सामने नहीं झुकने वाला आज मन ही मन भगवान से प्रे कर रहा था कि उसे कुछ ना हो, वो ठीक हो। वो पीछे सीट से अपना सर लगाकर आंखें बंद करते हुए 4 साल पहले अतीत की गलियारों में भटकने लगा। IIT कॉलेज दिल्ली का पहला दिन। वो बेहद चिढ़ा हुआ और गुस्से में कॉलेज में आया था, क्योंकि उसे सेकंड पोजीशन मिली थी। उसने फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई थी, लेकिन केवल 1 नंबर से सेकंड पोजीशन पर आया था। उसके साथ उसके 2 दोस्त थे जो उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर खड़े सभी लड़के लड़कियां कानाफूसी करने लगे। सभी का ध्यान एक तरफ लगा हुआ था। एक लड़की बेहद साधारण तरीके से अपने लंबे बालों की चोटी बनाए, वाइट सूट, रेड दुपट्टा डाले कॉलेज में आ रही थी। वो साइकिल से आई थी। साइकिल उसने स्टैंड में खड़ा करके जैसे ही आगे बढ़ी, कुछ लड़के लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अपनी मस्ती में वो आगे बढ़ी। ये लड़का भी अपने दोनों दोस्तों के साथ उसे देख रहा था। दिल और आंखें उसके चेहरे पर अटक गई थी। तभी उसका एक दोस्त जिसका नाम सूरज था, उसने कहा, यही है वो लड़की जिसकी वजह से तू सेकंड पोजीशन पर आया है। ये सुनते ही वो लड़का जो कुछ देर के लिए कहीं खो सा गया था, अचानक उसे गुस्से से उबल पड़ा। ये उस लड़की को घूर कर देखने लगा। वो लड़की आगे बढ़ते हुए उसके पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, हेलो, आई एम अद्विका राठौर, क्या आप मुझे प्रिंसिपल का ऑफिस बता सकते हैं? वो लड़का गुस्से से, पूरे इंडिया में टॉप पर आई हो, प्रिंसिपल का ऑफिस पता करना कौन सी बड़ी बात है? वो लड़की मुस्कुराते हुए, तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम मुझसे अच्छे खासे नाराज हो। जैसे लोग 1 मिनट की देरी से ट्रेन छूटने पर अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाते, वही गुस्सा मुझे आपके चेहरे पर दिख रहा है। शायद 1 नंबर से टॉप की पोजीशन छूट गई हो। ये सुनते ही वो लड़का, व्हाट द, अद्विका मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी प्रिंसिपल सर सामने से आते हैं। अद्विका उन्हें ग्रीट करते हुए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल सर बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। अद्विका उस लड़के की तरफ देखती हुई, सर, क्या ज़िंदगी में रैंक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इंसान उसके आगे कुछ और देख ही नहीं पाता?
प्रिंसिपल सर हंसते हुए, लगता है तुम्हारा पाला इस कॉलेज के बच्चों से हो गया है। अद्विका हंसते हुए, इस कॉलेज में आए हैं तो पाला तो यहीं के बच्चों से पड़ेगा। ये लड्डू लीजिए, बाबा ने खास आपके लिए भेजा है। प्रिंसिपल सर लड्डू लेते हुए, थैंक यू बेटा, मथुरा का लड्डू मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रिंसिपल अद्विका को उसका क्लासरूम बता देते हैं और उसके बाद वे अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो लड़का, मुझे पता था कि ऐसे छोटे शहरों और गांव के लोग चापलूसी करके ही टॉप होते हैं। अद्विका कुछ नहीं बोलती, वो गुनगुनाते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ जाती है। उस लड़के का दूसरा दोस्त शिवम, अरे यार छोड़ ना, कब तक इस बात के लिए नाराज होता रहेगा। अब तेरे कितना भी गुस्सा करने से चीज़ें बदलने वाली तो नहीं है। सूरज बोला, रुद्र चल हम लोग क्लास में चलते हैं। तीनों अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। अपने जेट में बैठा रुद्रांश ओबराय अपने अतीत से तब लौटा जब उसके बॉडीगार्ड ने उसे बुलाया। वो आंखें खोलते हुए, क्या हुआ? गार्ड बोला, कुछ नहीं सर, आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, कहते हुए टिश्यू का एक बॉक्स रुद्रांश की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रांश कन्फ्यूज सा अपने गालों को छूकर देखता है जहाँ पर आंसू की बूंदें लुढ़क रही थी। वो गार्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और जल्दी से अपना चेहरा पोंछते हुए, कुछ नहीं, जाओ, थोड़ा सर दर्द कर रहा है। गार्ड वहाँ से चला जाता है। इंडिया, एक लड़की हॉस्पिटल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटी हुई थी। बाहर आर्मी के कुछ जवान पहरेदारी कर रहे थे। तभी एक 45 साल का रौबदार आदमी अंदर आते हुए वहां पर मौजूद डॉक्टर से, अभी क्या हाल है इनका, कब तक होश आएगा? डॉक्टर बोले, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में 6 गोलियां लगी है और एक गोली कान के पास से होकर गुजरी है। वो आदमी बोला, 4 दिन से आप यही कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोले, हमारे हाथ में जितनी भी चीज़ें थी हमने कोशिश करके देख ली, शायद अब कोई मेडिकल ही हो जिससे इन्हें होश आ जाए। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी कुछ देर तक उस लड़की के चेहरे को देखते हुए, ऑफिसर आप हमारे देश की एक बहादुर सिपाही हैं, आपको होश में आना ही होगा, इसके लिए मुझे जो चाहे करना पड़े। जैसे ही वो आदमी कमरे से बाहर निकलना चाहता है तभी अफरा तफरी मच जाती है। वो आदमी बाहर निकलकर गेट लॉक करते हुए, क्या हुआ, इतना हो हल्ला किस चीज़ का हो रहा है? एक आर्मी का जवान, सर बाहर कोई लंदन का बिजनेसमैन आया है, रुद्रांश ओबराय, और वो मैम से मिलना चाहता है। वो आदमी बोला, उसे कैसे पता? आर्मी का जवान बोला, सर हम लोगों को नहीं पता, बाहर पूरे पुलिस और आर्मी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ 20-25 बॉडीगार्ड हैं, आप चलकर देख लीजिए। वो आदमी बोला, चलो ठीक है मैं देखता हूँ, कहते हुए हॉस्पिटल से बाहर आया। गेट पर बहुत सारे गार्ड ऑफिसर और पुलिस वालों को हटा रहे थे और उन्हीं के बीचों बीच रुद्रांश ब्लैक सूट में खड़ा था। वो आदमी उनके पास जाते हुए, ये क्या बदतमीज़ी है? रुद्रांश बोले, सर हम यहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहते, बस मुझे उस लड़की से मिलना है। वो आदमी, तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? ये सुनते ही रुद्रांश के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है जिसे कोई ठीक से देख भी नहीं पाता। वो बेहद ही शांत लहजे में, सी इज़ माई वाइफ। वो आदमी हैरान हो जाता है, फिर गुस्से से, क्या बकवास कर रहे हो? उस लड़की को मैं शुरू से जानता हूँ, उसने अभी तक शादी नहीं की है, फिर वो तुम्हारी वाइफ कैसे हो गई? रुद्रांश ओबराय, सिंदूर डालने से ही शादी नहीं होती सर, रूह में उतरना भी ज़रूरी होता है। देखिए इस समय मुझे उसके पास जाने दीजिए। आदमी कुछ सोचते हुए, ठीक है, अपने गार्ड को यहाँ से जाने को कहिए, तब हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। रुद्रांश हाथ उठाकर सारे गार्ड को पीछे हटने को कह देता है। सारे गार्ड इशारा पाते ही पीछे हट जाते हैं। वो उस आदमी के साथ हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो आईसीयू के करीब जा रहा था उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। वहीं वेंटिलेटर पर लेटी लड़की जोर जोर से सांसें लेने लगी। जैसे ही आईसीयू का दरवाज़ा खुला वो आदमी उसकी हालत देख जल्दी से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए उसके पास जाता है और उसका सर सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। रुद्रांश सामने लेडी लड़की की हालत देख बेचैनी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए, रिलैक्स जान, आपका रुद्रांश आ गया है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। रुद्रांश बोला, डॉक्टर जल्दी देखिए क्या हो रहा है।
डॉक्टर चेक करते हुए, ये होश में आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ मेडिकल हुआ कैसे? क्योंकि कुछ देर पहले तो इनकी सांसें धीमी चल रही थी। रुद्रांश बोला, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं इनकी सांसों को तो चलना ही होगा डॉक्टर। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। वो एक नींद का इंजेक्शन देते हैं जिससे वो शांत होकर फिर नींद में चली जाती हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी रुद्रांश को देखते हुए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसे कैसे जानते हैं? रुद्रांश बोला, सर मैं रुद्रांश ओबराय और ये मेरी जान अद्विका। वैसे आप कौन हैं? वो आदमी बोला, मेरा नाम कैलाश शेखावत, मैं आर्मी में ब्रिगेडियर हूँ, लेकिन अद्विका ने तो कभी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। रुद्रांश उदासी से बोला, बताने लायक शायद मुझ में कुछ हो ही ना। कैलाश शेखावत बोले, लगता है इश्क में चोट खाए हुए हो, लेकिन अद्विका को देखकर तो लगता नहीं है कि ये किसी को चोट दे सकती है। हमारे आर्मी में ये सबसे काबिल ऑफिसर है। ऐसे तो इसे बचपन से ही जानता हूँ, लेकिन 3 साल पहले ही मैं इसे आर्मी में लेकर आया। रुद्रांश बोला, जब इंसान के साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो उसकी बुद्धि खो जाती है। आप सही कह रहे हैं, अद्विका किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती और अपनी मोहब्बत को तो भूल कर भी नहीं। लेकिन मैंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी, जिसकी सजा मैं पिछले 4 सालों से भुगत रहा हूँ। कैलाश शेखावत बोले, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे तुम दोनों के बारे में जानना है, क्योंकि अद्विका तो कभी नहीं बताएगी। यदि उसे बताना होता तो वो पहले ही बता चुकी होती। शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। रुद्रांश बोला, बताने लायक कुछ भी नहीं है सर, बस इतना समझ लीजिए, जाने किस एटीट्यूड में मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद ठोकर मार दी, और जब इसका एहसास हुआ तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। कैलाश शेखावत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, चिंता मत करो, जब इंसान अपनी गलती को मान लेता है और उसके लिए सच्चा पछतावा भी करता है तो खुदा गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। रुद्रांश बोला, थैंक यू सर, मुझे मोटिवेट करने के लिए। अब मुझे चाहे जो करना पड़े, लेकिन अद्विका को खुद से दूर अब कभी नहीं जाने दूंगा। बस इसे होश आ जाए। कैलाश शेखावत बोले, तुम्हारे यहाँ आने से ही इसकी धड़कन सामान्य हो गई है, विश्वास करो कुछ घंटों में इसे होश भी आ जाएगा। रुद्रांश बोला, लेकिन सर इनकी ये हालत कैसे हो गई? कैलाश शेखावत बोले, ये कॉन्फिडेंशियल मिशन है जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ, दुश्मनों से लड़ते हुए इन्हें 6 गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी दुश्मनों को खाक करके ही बेहोश हुई। इसकी इसी बहादुरी का तो हमारी पूरी आर्मी इसकी कायल है। अच्छा, अब तुम यहाँ से जाओ, हम लोग यहाँ पूरी सेफ्टी का इंतज़ाम किए हुए हैं। रुद्रांश बोला, नहीं सर, अब तो मैं इन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। आप निश्चिंत रहिए, मेरे यहाँ रहने से इनको कोई खतरा नहीं होगा। कैलाश जी बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अब मुझे जाना होगा, मैं फिर कल सुबह आऊँगा। ये मेरा फ़ोन नंबर ले लो, अगर रात में होश आता है तो मुझे खबर कर देना। वैसे मेरे आदमी बाहर हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। कैलाश शेखावत के जाने के बाद रुद्रांश सोफे से उठकर अद्विका के पास एक स्टूल पर बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथों में थाम लेता है, कुछ देर उसके चेहरे को निहारते हुए। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आपको इस हालत में देखूंगा। जानता हूँ बहुत नाराज होंगे आप मुझसे, होना भी चाहिए, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। अब की बार आपको मना कर ही दूंगा। सोचते सोचते फिर से वो अपने अतीत में भटकने लगता है। अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में जाने के बाद भी वो बार बार अद्विका को घूर कर देख रहा था। अद्विका सभी चीज़ों से बेफिक्र खुद में ही मस्त थी, उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में था। ऐसे ही एक हफ्ते गुजर गए। दूसरे हफ्ते नोटिस लगाकर फ्रेशर पार्टी होने वाली थी। रुद्रांश खुद को सही साबित करने के लिए फ्रेशर पार्टी में अद्विका को नीचा दिखाने के लिए एक ब्रेन ओलंपिक गेम रखा। इन बीते दिनों में क्लास में सभी अद्विका के दिमाग का लोहा मानने लगे थे। अद्विका फ्रेशर पार्टी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब कॉलेज में उसकी 2-3 लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। उन लोगों को जोर देने की वजह से वो फ्रेशर पार्टी में आती है। उसने ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। अद्विका एक जगह बैठे जूस पी रही थी। तभी स्टेज पर रुद्रांश आते हुए, हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार गेम लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्रेन ओलंपिक गेम। सारे बच्चे हुटिंग करने लगते हैं।
रुद्रांश बोला, मैं यहाँ पर 3 सवाल करूँगा, आप लोगों में से कौन इसका जवाब दे सकता है वो स्टेज पर आए। कॉलेज से 2-3 बच्चे स्टेज पर आते हैं, लेकिन अद्विका अपनी सीट पर बैठी रहती है। रुद्रांश उसकी तरफ इशारा करते हुए, हे मिस टॉपर, क्या आपने पहले ही हार मान ली? तब तो आपको ये मान लेना ही पड़ेगा कि आपने चीटिंग करके टॉप किया है। अद्विका मुस्कुराते हुए, क्या फ़र्क पड़ता है, टॉपर तो हूँ ना, कहिए तो चीटिंग करना आपको भी सिखा दूँ। रुद्रांश गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए, केवल बातें ही बनाने आती है, हिम्मत है तो आकर मेरे सवालों का जवाब दो। सारे बच्चे अद्विका के नाम का शोर करने लगते हैं। अद्विका मुस्कुराते हुए स्टेज पर आती है। रुद्रांश टेढ़ी स्माइल पास करते हुए, हमारे पास 4 गोलियां हैं, 2 फीवर की और 2 कोल्ड की। हमें 1 फीवर की और 1 कोल्ड की गोली खानी है, हम कैसे खाएंगे? सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। जो 3 बच्चे स्टेज पर आए थे वो भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। रुद्रांश अद्विका की तरफ देखते हुए, हार मान ली? अद्विका मुस्कुराते हुए, हमने तो कब की हार मान ली, लेकिन आप ही हैं जो हमें जिताने पर लगे हुए हैं। चारों तरफ सीटियां बजने लगती है। रुद्रांश अपना पैर पटकते हुए, मेरा दूसरा सवाल है। मेरे पास 3 बॉल हैं, 11, 13 और 9, और इन्हें जोड़कर हमें 30 लाना है। सारे बच्चे बोले, ये तो इम्पॉसिबल है। कुछ बच्चे, ये सवाल ही गलत है। स्टेज पर आए तीनों बच्चे नीचे जाकर बैठ जाते हैं। रुद्रांश अद्विका की तरफ मुस्कुराते हुए, लगता है आपको भी इसका जवाब नहीं आता। अद्विका बोली, जवाब देना किसको है, मैं तो दिल देना चाहती हूँ, आपको लेंगे। रुद्रांश गुस्से से, शट अप, देख लिया आप लोगों ने, मैंने कहा था ना कि छोटे शहरों और गांवों से आने वाले बच्चे इसी तरह चापलूसी करके चीटिंग करके पास होते हैं। अद्विका बोली, ये तो बहुत गलत बात है मिस्टर ओबराय। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो सारे कामयाब लोग छोटे शहरों और गांवों से आए हुए हैं। आपके लिए कामयाबी का मतलब बड़े शहरों से बिलोंग करना, अमीर फैमिली का होना मायने रखता होगा, लेकिन हम छोटे शहर वाले प्यार में विश्वास करते हैं। आपको इन 2 सवालों के जवाब चाहिए। चलिए बताती हूँ, इन 4 गोलियों को आधी आधी तोड़कर खा लेंगे, हो गई 1 फीवर की और 1 कोल्ड की। सारे बच्चे ताली बजाने लगते हैं। अद्विका बोली, और रहा सवाल आपका दूसरा, तो 11, 13 और ये रही 9 वाली बॉल, जिसको उल्टी कर देंगे तो ये 6 हो जाएगी। जोड़ लीजिए, मैथ तो आती होगी। पूरे कैंपस में सीटी बजने लगती है, सारे बच्चे ताली बजाने लगते हैं। अद्विका बोली, होंगे आप बड़े घर बड़े शहरों से, लेकिन मुझे गर्व है अपने छोटे शहरों पर, अपनी जन्मभूमि पर। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मैं भारत देश में जन्मी हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। बाकी कोई और चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाय, पार्टी अब ख़त्म हो गई होगी या और भी कोई गेम खेलना है? अद्विका स्टेज से नीचे उतर अपने घर के लिए निकल जाती है। रुद्रांश उसे देखता रह जाता है। शिवम और सूरज, यार तू कब तक एक छोटी सी बात लेकर बैठा रहेगा? मान क्यों नहीं लेता कि वो लड़की सच में ब्रिलियंट है? हमने क्लासरूम में भी देखा है, पता नहीं तुझे क्या हो गया है, ऐसे तो किसी लड़की को देखता तक नहीं, और इस लड़की से ज़बरदस्ती उलझ रहा है। रुद्रांश कुछ नहीं कहता और दोनों के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में अद्विका ही चल रही थी। इधर अद्विका अपने घर आती है, एक कमरा और एक छोटा सा किचन, लेकिन एक आदमी के लिए काफ़ी था। ये किचन में जाकर दूध गर्म कर एक गिलास में डालकर पी लेती है। बेड पर लेटते ही आंखें बंद करने पर सामने रुद्रांश का चेहरा आ जाता है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो खुद से केयरिंग है, लेकिन गुस्सा भी बहुत है उसमें। फिर अपना सर झटकते हुए, क्या कर रही है अद्विका, तू भी कहाँ दिल लगा रही है? अपने करियर पर फोकस कर। कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली जाती है। उधर रुद्रांश पूरे रास्ते अद्विका के बारे में सोचते जाता है। उसके दोनों दोस्त क्या बात कर रहे थे उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। घर पहुंचने पर सूरज बाइक रोकते हुए, अरे यार तू कहाँ खो गया है, घर जाना है कि बाइक पर ही बैठे रहना है? रुद्रांश होश में आते हुए, ज़्यादा बकवास ना कर, चल मैं घर जाता हूँ, बाय। दोनों दोस्त बाइक कर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका घर रुद्रांश के घर से 10 मिनट की दूरी पर था। रुद्रांश घर आता है, छोटा सा बंगलो, चीज़ें ज़्यादा महंगी तो नहीं थी, लेकिन साफ़ सुथरा करीने से सजाया हुआ था। उसकी माँ हॉल में ही बैठी हुई थी। वो माँ के पास आकर उनकी गोद में सर रखते हुए सोफे पर लेट जाता है। उसकी माँ सावित्री ओबराय मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरती है।
रुद्रांश सुकून से आंखें बंद कर लेता है। सावित्री जी बोली, क्या हुआ है जो तुझे इतना परेशान कर रहा है? रुद्रांश मुस्कुराते हुए, माँ आपको कैसे पता चल जाता है? सावित्री जी बोली, तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा? रुद्रांश बोला, कुछ नहीं, बस इसी तरह पार्टी में थक गया हूँ। सावित्री जी बोली, खाना लगाऊं? रुद्रांश बोला, नहीं माँ, पार्टी में ही बहुत कुछ खा लिया है, अब आप भी सो जाइए, मैं सोने जा रहा हूँ। वो उठकर बैठता है। सावित्री जी अपने कमरे में चली जाती हैं। रुद्रांश अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बेड पर लेटते ही उसकी आंखों के सामने अद्विका का मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। वो सर झटकते हुए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे उस लड़की से दूर रहना होगा, नहीं तो वो मुझे पागल करके छोड़ेगी। इस समय मेरे लिए मेरे करियर से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। कुछ देर में करवट बदलते बदलते वो नींद में चला जाता है। अगले दिन सभी कॉलेज पहुंचते हैं। रुद्रांश का ग्रुप अपना क्लास अटेंड करने के बाद कैंटीन में बैठते हैं। अद्विका अपनी दोनों सहेलियों के साथ कैंटीन में आती है। जैसे ही वो अपने चेयर पर बैठने को होती है, उसकी नज़र रुद्रांश पर जाती है, जो अद्विका को ही देख रहा था। अद्विका को अपनी तरफ देखता देख वो जल्दी से नजरें फेर लेता है। ये देख अद्विका की हंसी निकल जाती है। रुद्रांश चिढ़ते हुए मुंह बना लेता है। अद्विका अपना सैंडविच खत्म कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में रुद्रांश भी वहां आता है। जैसे ही वो अद्विका के पास बैठता है, अद्विका बोली, लगता है मिस्टर ओबराय तीसरा सवाल पूछने आए हैं। रुद्रांश बोला, 2 सवालों के जवाब देकर बहुत ही स्मार्ट समझने लगी हो। अद्विका बोली, अरे समझने की क्या बात है, मैं स्मार्ट हूँ इतनी कि लगता है प्यार हो गया है। रुद्रांश हैरानी से आंख फाड़े अद्विका को देखने लगता है। अद्विका हंसते हुए, अरे तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? रुद्रांश बोला, क्या बकवास कर रही हो, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, ये प्यार मोहब्बत मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अद्विका बोली, प्रेम से तो आज तक कोई अछूता नहीं रहा है, आप भी नहीं रहेंगे। हंसते हुए, जस्ट चिल, मजाक कर रही थी, चलिए अब हम अपनी दुश्मनी भुलाते हैं और अपने करियर पर फोकस करते हैं। ये झगड़ा दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, जीवन का आधार प्रेम है। जरूरी नहीं प्रेम एक लड़का लड़की में हम सफ़र बनने के लिए ही हो, दोस्ती के लिए भी प्रेम होना चाहिए। रुद्रांश बोला, बातें अच्छी कर लेती हो। अद्विका बोली, थैंक यू, आपको कुछ तो अच्छा लगा। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, सच में तुम सबसे अलग हो। अद्विका बोली, तो मैं क्या समझूं, आपको मुझसे प्यार हो गया है? रुद्रांश हंसते हुए, बिल्कुल नहीं, तुमसे प्यार होने से पहले मैं अपना सर दीवार में मार लूं। अद्विका बोली, ओके देखते हैं आगे कि सर आप दीवारों से मारते हैं या दीवार ही उठा कर लाना पड़ता है आपको मारने के लिए। रुद्रांश अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, आई एम रुद्रांश ओबराय, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? अद्विका कुछ देर उसके हाथों को देखती है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथों को थाम लेती है। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ, लेकिन मुझसे बचकर रहिएगा, लोग कहते हैं दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है। रुद्रांश जोर से हंस पड़ता है। तभी लाइब्रेरियन की आवाज़ आती है, साइलेंट। दोनों अपने बुक में नजरें कर लेते हैं। दोनों धीरे धीरे हंस रहे थे। अद्विका राठौर एक जिंदा दिल लड़की, जो मरने वालों के शरीर में भी जान फूंक दे, लेकिन इस दुनिया में एक बाबा के सिवाय उसका कोई नहीं है। वो 1 साल की थी जब अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी और एक भयानक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा भगवान के पास चले गए और जाने कैसे अद्विका बच गई। रिश्तेदारों की कमी नहीं है उसके पास। एक डॉक्टर थे, लेकिन उनके मरते ही उसके चाचा चाची और रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से मना कर दिया और सारे धन जायदाद पर हक जमा लिया। तब उसके पापा के एक दोस्त जगदीश शास्त्री अद्विका को अपने घर ले आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों दंपत्ति को अद्विका के रूप में उनकी औलाद मिल गई। जगदीश शास्त्री मथुरा के कृष्ण मंदिर में पुजारी थे। इसी मंदिर में अद्विका के पापा से उनकी मुलाकात हुई थी जब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और अद्विका के पापा ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर खुद इलाज किया था। तब से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी। कुछ सालों बाद उनकी पत्नी भी एक बीमारी से जूझते हुए भगवान के पास चली गई। अद्विका इस समय 10 साल की थी। अब पूरी दुनिया में जगदीश शास्त्री के सिवा कोई नहीं था। वो जगदीश शास्त्री को बाबा बोलती थी और उनकी पत्नी को माँ। जगदीश शास्त्री एक पुजारी थे। वो बहुत हद तक भविष्य देख सकते थे।
अद्विका में उन्होंने ये देख लिया था कि आगे चलकर अपना नाम अपना पहचान बनाएगी। उसका जज्बा और साहस दुश्मनों को इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने अपनी यथाशक्ति अद्विका को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिलवाई और इसी का फल था कि आज अद्विका आईआईटी में इंडिया में टॉप पोजीशन पर थी, जिससे उसे स्कॉलरशिप मिला और दिल्ली के टॉप कॉलेज में एडमिशन। जगदीश शास्त्री दिल्ली के बहुत से लोगों को जानते थे। उन्होंने अद्विका को अपने एक जानने वाले के पास रहने को कहा, लेकिन अद्विका ने मना करते हुए कहा, बाबा अगर उन लोगों पर मैं बोझ बन गई तो मैं वहाँ हॉस्टल में या कोई रूम लेकर रह लूँगी और आगे के कुछ खर्च के लिए मैं कोई जॉब भी कर लूँगी। जगदीश शास्त्री गुस्सा होते हुए बोले, आपको लगता है कि मैं रूम का किराया नहीं दे सकता इसलिए किसी के पास रहने को कह रहा हूँ? अद्विका मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बाबा, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करूँ। दिल्ली जैसे महंगे शहर में खर्चे आसान तो नहीं होते। जगदीश शास्त्री बोले, ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल को जानता हूँ, उनसे कहकर मैं कोई अच्छा सा रूम तुम्हारे रहने के लिए दिलवा दूँगा और खर्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा बाबा है और अपनी बेटी का खर्चा आसानी से उठा सकता है। अद्विका उनके गले लगते हुए, इसलिए तो आप दुनिया के बेस्ट बाबा हो। इस तरह से अद्विका यहाँ दिल्ली में पढ़ने आ गई और अपने नए सफ़र पर निकल पड़ी। कॉलेज आने से 2 दिन पहले जब वो मार्केट से घर का कुछ ज़रूरी सामान लेने आ रही थी, तभी रास्ते में एक बुज़ुर्ग को एक गाड़ी टक्कर मारते हुए चली गई। सारी भीड़ तमाशा देख रही थी। अद्विका वहाँ पहुँची तब तक एक लड़का उस बुज़ुर्ग को अपनी बाहों में उठाते हुए अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। अद्विका ने ऑटो से उसका पीछा किया। वो लड़का हॉस्पिटल में लाकर डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। डॉक्टर एक्सीडेंट केस होने की वजह से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन उस लड़के के गुस्से को देखते हुए उन्होंने जल्दी जल्दी इलाज करना शुरू किया। अद्विका उस लड़के के केयरिंग नेचर से बहुत खुश हुई। जाने क्या था उस लड़के में जो अद्विका उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। और 2 दिन बाद कॉलेज में जब उस लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ, वो लड़का रुद्रांश ओबराय था। हॉस्पिटल में अद्विका का हाथ पकड़े रुद्रांश अपने अतीत से बाहर तब निकला जब अद्विका के हाथों में हलचल महसूस हुई। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगा। बाहर खड़े आर्मी के कुछ जवान आवाज़ सुनकर अंदर आए। रुद्रांश ने उन्हें डॉक्टर को बुलाने को कहा, क्योंकि अद्विका के बॉडी में अब हल्की हल्की मूवमेंट हो रही थी। शायद वो होश में आ रही थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। उन्हें भी अद्विका को होश में आते देख हैरानी हो रही थी। कुछ ही देर में अद्विका ने अपनी आंखें खोली। कुछ वक्त तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। धीरे धीरे उसके दिमाग में सारी बातें आने लगी। डॉक्टर बोले, अब आपको कैसा लग रहा है? अद्विका हल्की मुस्कान के साथ, बिल्कुल ठीक डॉक्टर, वैसे मुझे यहाँ कौन लाया? डॉक्टर बोले, ब्रिगेडियर साहब और कुछ आर्मी के लोग आपको यहाँ लेकर आए हैं। आप तो 5 दिनों से बेहोश थे। अद्विका जल्दी से उठने की कोशिश करते हुए, क्या 5 दिन? तभी उसकी आह निकल गई। रुद्रांश जल्दी से उसे संभालते हुए, क्या कर रही हैं आप? अभी जख्म हरा है। अद्विका का ध्यान अब रुद्रांश की तरफ गया। रुद्रांश के चेहरे को देखते हुए वो मुस्कुरा पड़ी। वो खुद से ही बोलने लगी, अब सपनों से निकल कर मैं इमेजिन भी करने लगी हूँ आपको। ये सुन डॉक्टर हैरान हो गए। रुद्रांश के होठों पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर बोले, ये आप क्या कह रही हैं? अद्विका अपना सर झटकते हुए, कुछ नहीं सर, ये बताइए कि मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? डॉक्टर बोले, अभी आपका जख्म हरा है। आपके बॉडी में 5 गोलियां लगी है। एक गोली कान के पास गर्दन के सामने से होकर गुजरी है, इसलिए कम से कम अभी 1 हफ्ता तो हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा और कुछ महीने आपको पूरा बॉडी रेस्ट की ज़रूरत है। अद्विका बोली, डॉक्टर मुझसे क्या दुश्मनी है जो काले पानी की सज़ा सुना रहे हो? देखो ब्रिगेडियर साहब आए तो बोल दीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी मैं देख लूँगी। रुद्रांश बोला, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। डॉक्टर आप इनकी बात मत सुनिए, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। अद्विका रुद्रांश की तरफ घूरकर देखते हुए, बोल तो ऐसे रहा है जैसे सच में यहाँ मौजूद हो और डॉक्टर इसकी बात सुन रहे हों।
रुद्रांश अपने आंखों से डॉक्टर की तरफ इशारा करता है। डॉक्टर रुद्रांश की तरफ देखते हुए, बिल्कुल सर, हम डॉक्टर हैं, इसलिए पेशेंट के लिए क्या ज़रूरी है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अद्विका ये सुन हैरानी से रुद्रांश की तरफ देखने लगती है। वो मन में सोची, मतलब ये सच में मौजूद है, ये कैसे हो सकता है, उसे कैसे खबर हुई। डॉक्टर की तरफ देखते हुए, आप किससे बात कर रहे हैं। डॉक्टर बोले, कमाल करती हैं मैम, रुद्रांश की तरफ इशारा करते हुए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अब अद्विका को विश्वास हो जाता है कि रुद्रांश सच में यहाँ है। थोड़ी देर पहले उसके होठों पर मुस्कान थी, वहाँ अब केवल शक्ति और गुस्सा था। अद्विका बोली, डॉक्टर मुझे अभी डिस्चार्ज चाहिए, चाहिए तो चाहिए। उसकी आवाज़ में इस समय कठोरता थी जिससे डॉक्टर भी एक पल के लिए काँप गए। रुद्रांश के होठों की मुस्कान खत्म हो गई थी और उसकी जगह बेबसी थी। डॉक्टर बोले, देखिए मैम, जब तक ब्रिगेडियर साहब नहीं आते हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर आर्मी के जवानों का पहरा है, 2 पुलिस कांस्टेबल भी हैं। अद्विका बोली, जल्दी से ब्रिगेडियर साहब को खबर करवाइए, मुझे सुबह तक डिस्चार्ज लेना है। डॉक्टर बोले, ओके, हम अभी खबर करवाते हैं। डॉक्टर बाहर जाने लगते हैं। अद्विका बोली, 1 मिनट डॉक्टर, मैं जब तक यहाँ हूँ मैं किसी की मौजूदगी नहीं चाहती, मैं अभी सोना चाहती हूँ। डॉक्टर रुद्रांश को देखते हुए, प्लीज़ सर आप बाहर चलिए। रुद्रांश बोला, बस कुछ देर में आ जाऊँगा। डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। रुद्रांश अद्विका की तरफ देखते हुए, कमाल की बात है ना, मुझे इमेजिन करती हो, मेरे सपने भी देखती हो, और जब मैं सच में मौजूद हूँ तो मुझे यहाँ रहने भी नहीं देना चाहती। अद्विका बिना कुछ बोले चादर अपने मुंह तक खींचकर सोने लगती है। रुद्रांश चादर पकड़ते हुए, एक मौका तो सबको मिलता है, फिर मुझे क्यों नहीं। अद्विका बोली, क्योंकि मैं देना नहीं चाहती, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और आप अपनी दुनिया में खुश रहें। अब आप यहाँ से जा सकते हैं और मेरे बारे में जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्रांश बोला, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जब से आपके बारे में पता चला है तब से अब तक सुकून की सांस तक नहीं आई है। अद्विका बोली, ये सब बातें अब मुझ पर असर नहीं करती और इस समय आपका यहाँ आना भी शोभा नहीं देता। मुझे हैरत हो रही है कि आप अपने काम छोड़कर यहाँ मेरे पास हैं। क्या इतने सालों में कोई और खिलौना नहीं मिला जो मेरे जज्बातों से खेलने आ गए। रुद्रांश बोला, बस भी कीजिए, आप क्या क्या बोले जा रही हैं। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा तो मत दीजिए। अद्विका मुस्कुराते हुए बोली, लगता है फिर से आपको गलतफहमी हो गई। मैंने आपको कभी सज़ा नहीं दी, आपको आज़ादी दी थी। खैर, अब इन सब बातों में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझे अब नींद आ रही है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। रुद्रांश, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा जब तक आप मेरी लाइफ में आ नहीं जाती। मैं आपके आसपास ही हूँ, गुड नाइट, कहते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। अद्विका अपनी आंखें बंद कर लेती है, आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर तकिए में समा जाते हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।